हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं सेंटर ऑफ मास एंड कलीजन के एक और बेहतरीन से सेशन में। आज अपन इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। कलीजन को इनइलास्टिक कलीजन पूरा का पूरा पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे और परफेक्टली इनइलास्टिक कलीजन करेंगे। और इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल है, नीट में जो आता है, जेईई मेन में आता है, उसको भी कवर अप करेंगे। तो आज कोशिश करेंगे इसको पूरा तरीके से रैप अप होने का। एक क्लास और आएगा जिसमें कंप्लीट पीवाईक्यू तुम लोगों को मैं दूंगा, उसको पूरा प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर उसको पूरा डिस्कस करेंगे आके। तो ये पूरा सेंटर ऑफ मास कॉलिजन एकदम कंप्लीशन वाले टाइप पे आ गया है। एक क्लास और लेंगे हम, एक क्लास और, मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा है जो तुम्हें बताऊंगा। और तुम्हें आज मैं एक पूरा सीट भी दे दूंगा जिसे पूरा करना, क्वेश्चंस पीवाईक्यू होंगे उसमें खूब सारे, ठीक है। और उसे पूरा मैं डिस्कस करूंगा, अटेम्प्ट करते जाना एक एक दो मिनट करके। तो चलिए शुरू करते हैं सर, सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन का लेक्चर नंबर 10। और आज अपन फिर से करेंगे कंप्लीट कॉलिजन एंड न्यूमेरिकल। तो अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया है? अभी तक मैंने बताया है कि कोई भी पार्टिकल अगर है, दो बॉडी है सपोज करो, और ये दोनों कोलाइड किया है, दो बॉडी है, ओके, ये वाला बॉडी है, बहुत सुंदर, एक और दूसरा है, ओके, ये दोनों कोलिजन किया, बहुत सुंदर। कोलिजन के बाद क्या हुआ? दोनों का कुछ वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब इलास्टिक कोलिजन में ये सब चीज हमने पढ़ा हुआ है अभी। अब मैं इस फॉर्मूला का रिवीजन करने के तुरंत बाद परफेक्टली इनइलास्टिक के बारे में बात करूंगा। और तुरंत बाद क्या करूंगा जल्दी से बता दो। ओहो, ये क्या हो गया सर? परफेक्टली इनइलास्टिक का बात करूंगा और क्या करूंगा जल्दी से बता दो। इधर है ये लाइन, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है, कोई बात नहीं है। उसके बाद अपन क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट ना। तो इलास्टिक कोलिजन के केस में कल मैंने बताया हुआ था, इलास्टिक कोलिजन के केस में क्या बताया हुआ है? जल्दी बताओ कि सर अगर ये मास है m1, ये मास है m2, ये ड्यूरिंग द कोलिजन की बात किया है, ये है दोनों वाला मास m1 और m2, ये जा रहा है v2 से, ये जा रहा है v1 से, ये सारे वेक्टर्स क्वांटिटी हैं, आपने बताया था, इसका मास m1 और m2 है। और ये जो आ रहा है u1 और u2 से, तो इन u1 u2 m1 m2 में एक रिलेशन होगा। और ये कल मैंने डिराइव करके तुम लोगों को बताया था। ये जो फाइनल वेलोसिटी है, वो फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो कैसा होगा जल्दी से बताओ? v1 एंड v2। तो ये v1 और v2 मैंने बड़ा अच्छे से बताया था कि पहला वाला अगर वेलोसिटी है तो पहला वाला मास में दूसरे को घटाएंगे। क्या रिवीजन हो गया? और पहला वाला मास है, पहला वाला वेलोसिटी है, तो पहला वाला इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे, ये काम खत्म। दोनों के नीचे m1 प्लस m2 होता है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दोनों के नीचे होता है, तो यहां भी m1 प्लस m2 होगा, ओके सर। और पहला का काम खत्म हुआ तो आया दूसरा, ये 2 ऑलवेज लिखेंगे, दूसरा का मतलब m2 u2 से है मेरा, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जिस तरीके से ये फर्स्ट वेलोसिटी हमने लिखा, उसी तरीके से हम क्या करेंगे? सेकेंड का भी वेलोसिटी लिखेंगे। अब देखेंगे यहां पे दूसरा है, तो दूसरे में पहले को घटाएंगे, ठीक। दूसरा है तो दूसरा का वेलोसिटी लिखेंगे, ठीक। अब ये दूसरा का काम खत्म हुआ, डिनोमिनेटर में सब जगह m1 प्लस m2 ही आएगा, सम ऑफ बोथ द मासेस। अब बचा क्या? दूसरा खत्म तो पहला, ये 2 हमेशा आएगा। इलास्टिक कोलिजन में सब जगह नहीं आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला कितनों को याद था? जल्दी से फटाफट से बता दो। 2m1 और यहां पे क्या होगा? u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और इन सब को खत्म करने के बाद मैंने तुम्हें एक बड़ा ही बेहतरीन चीज बताया था कि अगर कोलिजन में ये दोनों मास बराबर है तो क्या होगा? पीछे वाला हैवियर होगा तो क्या होगा? आगे वाला हैवियर होगा तो क्या होगा? आगे वाला हैवियर है, रुका हुआ है, तो क्या होगा? सारे केसेस लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था जो मैंने लिया था कल। अब मैंने तुम्हें यहाँ पे एक और चीज बताया है कि अगर मास बराबर है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह डायरेक्ट यूज हो जाएगा, तो जो वेलोसिटी होता है वो एक्सचेंज होता है। अगर मास बराबर हो जा रहा है तो v1 जो वेक्टर होगा
वो u1 वेक्टर के बराबर होगा एंड v2 वेक्टर जो होगा वो u2 वेक्टर के बराबर होगा। तो ये वेलोसिटी एक्सचेंज होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी एक्सचेंज हुआ है। क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी से हमारा क्या मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो होगा वो क्या होगा, तो वो वेलोसिटी विल एक्सचेंज। बोलो, देखो मैं हमेशा यही चीज बोलता हूं कि तुम लोगों को कितना बढ़िया बनना है या तुम कितना बढ़िया बन सकते हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुमने अपने अंदर अपने गोल को के कितना कमिटमेंट पैदा कर रखा है, कितना कॉन्सिस्टेंट लगे हुए हो। इस दुनिया में जो धैर्य और साहस से काम किया है वो हमेशा जंग जीता है। समय हमेशा लगता है, कोई भी बड़ा चीज बिना सैक्रिफाइस का नहीं मिल सकता। कोई भी बड़ा चीज इस दुनिया में बिना पेशेंस, जिसे धैर्य मैं बोल रहा हूं, उसके बिना नहीं हो सकता। कोई भी बड़ा चीज इंस्टेंटेनियस नहीं होता, ओवरनाइट नहीं होता, वन शॉट पढ़ के नहीं होता। तुम्हें कॉन्सिस्टेंट लगातार मेहनत करना पड़ता है और यही तुम्हें एक बेहतर पर्सन बनाता है। हर एक दिन ये जो तुम सेक्रीफाइस करते हो वो तुम्हें आत्मा को ताकत देती है और उससे तुम कोई एग्जाम क्रैक करते हो, कहीं पे सफलता मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी लगातार बनाए रखनी है और अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ द रिवीजन जो मैं अभी कराया, ये मैं क्या कराया, रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। ये क्या था जल्दी से बताओ सर, ये सारा कुछ आपने पढ़ाया लेकिन फिर भी मैंने क्यों कराया, क्यों 4-5 मिनट, कितना मिनट हो गया, 6 मिनट, 7वां मिनट होने वाला है। ये रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास 7 मिनट मैंने क्यों दिया, क्योंकि 10 साल पढ़ाने के बाद मुझे ये पता चला है कि तुम, मैं, ये ईश्वर ने जो हमें बनाया है वो भूलने के लायक बनाया है। हम भूल जाएंगे तो हमें कैसे याद रहता है, मल्टीपल रिवीजन से। एक बार पढ़ने, 2 बार पढ़ने से होता ही नहीं है यार, बार बार पढ़ना से होगा, तब तुम्हें ये चीज दिमाग में, तुम्हारी ब्लड सेल में घुसेगा। तो इंपॉर्टेंट ऑफ रिवीजन जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन, इसको समझेंगे एंड कंसिस्टेंसी से करेंगे, खुश होके सब कुछ होगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन रेगुलर ऐड करना अपने लाइफ में। नाउ द पॉइंट इज, अब मैं जब कोलिजन का दूसरा पार्ट बताने की बात आता है, कौन सा, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ कोलिजन, कौन सा सर, जल्दी से बताइए आप। 2 तरीके का कोलिजन मैं डिस्कस करने वाला हूं, एक इन इलास्टिक कोलिजन और एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। कौन कौन सा, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ओके, और एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन और दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ये दोनों कोलिजन को जब मैं डिस्कस करूंगा तुमसे, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारे जीवन में आएगा। क्या सर, एक चीज हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले, क्या है वो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या नाम है उसका, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये क्या होता है सर? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये बताता है कि जब कोई कोलिजन हुआ है तो कोलिजन के बाद का वेलोसिटी जो है वो किस रेशियो में चेंज होता है, वो ये बताता है सिंपली। फॉर एग्जांपल, एक एक करके डिस्कस करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताता है किस फैक्टर से कोलिजन के बाद का वेलोसिटी चेंज हुआ है। समझ आ रहा है? टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल यहीं पे तुरंत से कोट करना वाला हूं मैं, एक पेज ऐड कर दिया। जैसे सपोज करो कि ये कोई सरफेस है, मैं कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन पे ही हूं, टेंशन मत लेना। यहां से कोई बॉल है, देखो कोई बॉल है। इस बॉल को मैंने क्या किया, छोड़ा, यहां से इस बॉल को छोड़ा, ऐसे आया, टकराया यहां पे, टक, बॉल को छोड़ा यहां से,
ये आके यहां पे टकराया टक, और टकराने के बाद फिर ऊपर भी जाएगा, है ना। तो ये आफ्टर कोलिजन इस बॉडी का जो वेलोसिटी होगा, एक तो टकराया, दूसरा टकराने के बाद ऊपर गया, ये जो वेलोसिटी है v आया है 0 से, टकराया है u से, मान लो ये v क्या होगा, ये हम बता सकते हैं। ये डिफरेंट सरफेस पे डिफरेंट तरीके का बिहेवियर करता है, राइट। जैसे कोई बिल्कुल इलास्टिक सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, तो वो जो पार्टिकल को कोलिजन के बाद चेंज करेगा वेलोसिटी, वो डिफरेंट होगा। और कोई ये सरफेस को कीचड़ बना दो, कीचड़ फेंको तो क्या होगा, वहीं पे चिपक जाएगा, या दोबारा जाएगा नहीं। लेकिन थोड़ा सा मिट्टी बना दो, तब बॉल को फेंको तो ये थोड़ा सा चिपकेगा, थोड़ा लॉस करेगा, थोड़ा ऊपर आएगा। लेकिन एकदम से मार्बल के ऊपर एक रबर का बॉल गिराओ, टक, एक मिट्टी वाले सरफेस पे रबर का बॉल गिराओ, टक, और एक कीचड़ वाले पे रबर का बॉल गिराओ, टक। क्या ये जो सरफेस का नेचर था, उसके बेसिस पे ये बॉल अपना वेलोसिटी गेन कर रहा था? क्या 3 डिफरेंट सिचुएशन में ये बॉल का वेलोसिटी 3 डिफरेंट होगा? यस। ये कौन डिसाइड कर रहा था? ये जहां पे कोलिजन हुआ है, ये सरफेस का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। तो ये जो कोलाइडिंग सरफेस है, इसका नेचर किस तरीके से हमने डिफाइन किया है, वही है एक तरीके से समझो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को समझाने। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक वर्ड किया यूज, क्या? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम डिनोट करते हैं ई से, और इसका डेफिनेशन है कुछ। क्या है डेफिनेशन? इसका डेफिनेशन है वेलोसिटी, पूरा लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, velocity of separation by velocity of approach। क्या है? velocity of separation by velocity of approach। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पे, ये जो velocity of separation by velocity of approach है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है जिसे हम बोलेंगे अलोंग द कॉमन नॉर्मल। ये चीज तुम्हें नहीं बताता लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलोंग द कॉमन नॉर्मल, सीएन क्या बता रहा है? कॉमन नॉर्मल। जल्दी से बताओ, अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही तुम्हें 2 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन को डिस्टिंग्विश करेगा। तो यहां पे क्योंकि मैं जो खेल खेल रहा हूं वो 1D कोलिजन का खेल है। किसका खेल है बेटा? 1D कोलिजन का। बोलो हाँ है ना? क्या बात तुम्हारे समझ में आई? यहां पे ये बॉडी जा रहा है u1 वेलोसिटी से, ये u2 से जा रहा है। अब तुम समझ पाओगे कि ये इसको कब टकराएगा, तुम ही बताओ। जब u1 इज ग्रेटर देन u2 होगा। बोलो, आगे वाला चल रहा है कोई चीज और पीछे वाला उसको टक्कर मारेगा, ये कब संभव होगा? जब पीछे वाला तेज चल रहा होगा। तो अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वो क्या होगा? तो हम हमेशा एक को रोक देते हैं और इसमें से इसको घटाएंगे, तब पता चलेगा कि ये डिस्टेंस किस वेलोसिटी से कवर हुआ। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर दोनों ऑब्जेक्ट, मान लो ये 2 मीटर से चल रहा है, ये भी 2 मीटर से चल रहा है, हमारे पास 2 बॉल है, सपोज करो ये 2 बॉल है, ये 2 बॉल है, हमारे पास 2 बॉल है, ये भी 2 मीटर से चल रहा है, ये भी 2 मीटर से चल रहा है। देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है? नहीं। ये इधर चल रहा है मान लो 5 मीटर से, ये भी 5 मीटर से, डिस्टेंस कम हो रहा है? नहीं। इसका मतलब इसके बीच का जो गैप है वो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो जब ये 2 मीटर और ये 2 मीटर दोनों से चल रहा है तो इसके बीच का गैप घट बढ़ कुछ रहा ही नहीं है। तो यहां पे कुछ भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं है। लेकिन ये तेजी से चल रहा है, ये धीरे चल रहा है, जैसे ये देखो देखो देखो, तो ये जो गैप था इतना वो घटा है। तो वो जो घटने वाला वेलोसिटी है वो क्या होगा? इसके वेलोसिटी में से इसको घटाते हैं तब पता चलता है कि ये जो डिस्टेंस है ये कैसे कवर हुआ था। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इन द सिमिलर फैशन u1 बड़ा है u2 से,
तब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताओ, u1 माइनस u2। क्या होगा जल्दी से बताओ, u1 माइनस u2। यानी कि ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये किस वेलोसिटी से कवर हो रहा है, ज्यादा में से छोटे को घटाया है तब पता चला। क्योंकि दोनों अगर बराबर जा रहा था तो इसमें से इसको घटाओगे तो 0 हो गया था, इसीलिए इसके बीच का डिस्टेंस नहीं घट रहा है। और जब कोलिजन के बाद ये मान लो जा रहा है v1 से और ये मान ला जा रहा है v2 से, अब इसके बीच का डिस्टेंस कब बढ़ेगा, क्योंकि मैंने लिखा सेपरेशन। सेपरेशन का क्या मतलब है, ये कोलिजन हुआ टकाक, उसके बाद दोनों गया और ऐसे बढ़ते जा रहा है। देखो ऐसे आया टकाक और दोनों बढ़ते जा रहा है, जा भी रहा है और बढ़ भी रहा है। तो इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, अगर इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा तो फिर से टकरा जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के लिए ये जो v2 वाला वेलोसिटी ऐसे आया टकाक और उसके बाद ऐसे बढ़ने लगा, ये भी चल रहा है। बात समझ में आया है ना तुम्हें फिजिक्स को। तो ये v2 ज्यादा होगा v1 से तभी ये बढ़ेगा, लेकिन ये डिस्टेंस किस वेलोसिटी से बढ़ेगा, v2 माइनस v1 से। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, u2 माइनस u1। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। ये जो चीज तुमने लिखा है, ये जो यहां पे तुमने बनाया है फोटो, ये है कॉमन टेंजेंट। क्या है मेरे भाई, कॉमन टेंजेंट। और ये है कॉमन नॉर्मल। क्या है ये, कॉमन नॉर्मल। तो ये जो कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ये है कॉमन नॉर्मल। और यही मैं बताया था, देखो दोनों हेड ऑन कोलिजन के केस में ये वाला चीज हो रहा है। और ये जो मैंने लिखा है, ये तुम्हें किसी भी तरीके के कोलिजन को आसान बनाने के लिए है, कि कोई भी वेलोसिटी नहीं ले लोगे तुम। जैसे सपोज करो कि एक बॉडी है, एक जा रहा है इधर और दूसरा है रुका हुआ, और मान लो ये एंगल है 30 डिग्री या थीटा, ये जा रहा है यू से। मैं पूछूंगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बताओ, तो यू थोड़ी लिख दोगे तुम। क्या लिखोगे, ये जब कोलाइड करेगा तब अलोंग द कॉमन नॉर्मल इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। वह कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी का कोई भी यहां पे यूज नहीं है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से हमारा मतलब यहां पे u cos थीटा से है। आया समझ में, मजा आया। जब भी टकराएगा तब हमें लेना होता है। तो इसका साइज मैं बड़ा कर देता हूं ताकि तुम्हें और क्लैरिटी मिले। इसका साइज मैं बड़ा कर देता हूं, देखो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि सर बोलना क्या चाह रहे थे। ये मान लो बॉडी है, इसके साथ ये कोलाइड करेगा, तो ऐसे आते आते कोलाइड कर जाएगा इस जगह पे मान लो। तो वो जो कोलिजन का टेंजेंट है उसके ऊपर नॉर्मल के अलोंग होगा ये वाला चीज। कोलिजन का जो टेंजेंट है उसके ऊपर नॉर्मल का होगा डायरेक्शन। दोबारा से समझते हैं इसको फिर से। ये कॉमन नॉर्मल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड ऑन के केस में तो बहुत आसान हुआ, कॉमन टेंजेंट कॉमन नॉर्मल तुरंत समझ गए। लेकिन कहानी कब बनेगी जानते हो, जब ओब्लीक कोलिजन आएगा, अभी तुरंत आगे। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अगले पेज पे, जिससे मैंने यहां पे लिखा है। ऐसे एक और एग्जांपल लेता हूं, जरा सा समझना, तुम्हें मजा आएगा, अच्छा लगेगा तुम्हें फिजिक्स को सीख के। कि कोई ऑब्जेक्ट है सपोज करो, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने किसी एंगल पे मान लो फेंक दिया, यहां पे मान लो ऐसा है, इस सरफेस पे ये टकराया मान लो। इस सरफेस का कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मान लो ई है, इस सरफेस का कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मान लो ई है, ये वाला हाइट मान लो h है। तो अगर मैं बोलता हूं तुमसे कि h हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ा है, तो बताओ ये कितने वेलोसिटी से टकराएगा, तो तुम क्या बोलोगे, v बराबर √2gh। क्या इसमें डाउट तो नहीं आ गया तुम्हें, v स्क्वायर u स्क्वायर 2s लगा दोगे, या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाओगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। तो ये u जो टकराने वाला वेलोसिटी है h हाइट से, वो √2gh आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अब देखना, अब ये जाएगा जो वो कौन सा वेलोसिटी होगा। तो अभी डेफिनेशन क्या सिखाया इस क्वेश्चन के लिए, क्या डेफिनेशन सिखाया,
E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच along the common normal. Velocity of separation by velocity of approach along the common normal. अब यहां से velocity of separation क्या है? ये सरफेस रुका हुआ है, तो ये जिस वेलोसिटी से जाएगा वही सेपरेशन वेलोसिटी होगा। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था? जिस ये रुका हुआ था तो जिससे ये टकराया था। देखो अभी भी अलोंग द कॉमन नॉर्मल है। ये तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो इसलिए यहां पे तुम लिखोगे v वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रूट अंडर 2gh। देखो मजा आया तुम्हें? अगर मैं पूछता इसका वेलोसिटी क्या है बताओ, अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है तो ये हो जाएगा e टाइम्स रूट अंडर 2gh। ये आता है एग्जाम में। तो यहां से तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। देखते जा रहे हो? v सेप बाय v एप, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ऐसे ही टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से आके टकराता है, यहां पे टकराक, तो यहां पे क्या करेंगे? हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और अभी तुरंत मैंने बताया है कि अलोंग द कॉमन नॉर्मल को आइडेंटिफाई करो। तो इसको यहीं पे रहने दो यार। जब ये टकराता है तो मान लो टकराने वाला वेलोसिटी जो था वो u था, और ये वाला एंगल मान लो थीटा था, ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो u का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है तो ये जिस एंगल से टकराता है उसी एंगल से नहीं निकलता है। ये तब ऐसा होता है जब e का वैल्यू 1 हो। अभी मैं इसको प्रूफ करूंगा, इसीलिए तुम्हें एक बढ़िया चीज बताने के मूड में हूं। इसको मैं अभी तुरंत प्रूफ करूंगा इस जगह पे। ये दिख रहा है ना तुम्हें? हाँ, पहले यहां पे एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना तुम लोग। यहां पे अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है तो बॉडी ऐसे टकराया तो ये ऐसे जाएगा, ये एंगल डिफरेंट होगा इससे, ये सेम नहीं होगा। कैसे सर? अभी प्रूफ करूंगा मैं, टेंशन मत लो। जब इलास्टिक कोलिजन होता है, e का वैल्यू 1 होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक, तभी ये दोनों एंगल बराबर होता है। ये थीटा तो ये भी थीटा, तभी बराबर होता है, अदरवाइज नहीं होता। और ये अभी तुरंत मैं प्रूफ करूंगा, टेंशन मत लो। तो अभी सबसे पहले मुझे पता ही नहीं है तो अननोन एंगल मानना पड़ेगा, बराबर थोड़ी मान लूंगा इसकी तरह। यार हमें तो निकालना है सर कि आफ्टर कोलिजन ये कितने एंगल से निकला, यही निकालना था मुझे। क्वेश्चन ही यही है। तो मैं क्या यूज करूंगा? ई का डेफिनेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द कॉमन नॉर्मल। ये जब टकराया, इसका अलोंग द कॉमन टेंजेंट ये है और ये है अलोंग द कॉमन नॉर्मल। देखो मजा आया? ये है अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो अप्रोच वेलोसिटी है वो u cos थीटा है। कितनों को बात समझ में आया? जल्दी से बताओ मुझे, फटाफट से बताओ मुझे कि अप्रोच वेलोसिटी इस बार क्या है? अलोंग द कॉमन नॉर्मल u cos थीटा। यानी कि जैसे टकराया उस सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे तभी ये कॉमन नॉर्मल आएगा। 90 डिग्री वाला एंगल है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री वाला एंगल है सरफेस पे। तो ये u cos थीटा से टकराया है, ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब हमने मान लिया कि इधर गया, ये इतने से गया, कुछ नया मान लेते हैं। क्या नया मानोगे सर? मान लिया v से गया, ठीक है सर। तो v का ये वाला एंगल कितना होगा वो निकालो, और ये वाला कितना होगा वो निकालो। तो v का ये हो जाएगा v cos फाई, और ये हो जाएगा v sin फाई। तो E का डेफिनेशन जब इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए तुम यूज करोगे तो लिखोगे E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
बोलो हाँ है ना। E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बोलो हाँ है ना। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, u cos थीटा, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, v cos फाई। तो E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो है v cos फाई। देखो v cos फाई, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u cos थीटा। बोलो मजा आया क्या। तो v cos फाई का वैल्यू हो गया, जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है इस बार, u e इंटू यू कॉस थीटा के बराबर, e इंटू यू कॉस थीटा के बराबर। मजा आ रहा है, तगड़ा। अब एक बढ़िया चीज सिखा दूं, बढ़िया चीज सिखा दूं। हाँ सर सिखाओ। अब ये जो v है और ये जो cos अल्फा है, ये दोनों मुझे निकालना है, अननोन है। हाँ सर, इसको हम निकाल पाएंगे क्या, यस, क्यों नहीं निकाल पाएंगे। तो अब दूसरा केस मैं बताने के लिए आया हूं तुम्हें, कि जब तुम कोई एक सरफेस लेते हो जिसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, 1 होता है, तब जब 1 होता है तब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों अलोंग द कॉमन नॉर्मल बराबर होता है। फिर से सुनो, जब E का वैल्यू 1 होता है तब हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन हुआ। क्या था, मार्बल वाला सरफेस था। जब E का वैल्यू 0 होता है तब हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, जब कीचड़ था। और जब मार्बल था एकदम, और वो जो रबर वाला बॉल से टकराया था, तब हम बोलते हैं E का वैल्यू 1 है, वो इलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इलास्टिक भी कोई कोई बुक में बोला जाता है। तो मैं तुम्हें इस चीज को समझाने में उतरा पड़ा था कि वी सेप बाय वी एप अलोंग द कॉमन नॉर्मल का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, वो समझो। किसी भी डायरेक्शन में वी सेप बाय वी एप नहीं लिख लेंगे। जिस सरफेस से कांटेक्ट हुआ है, जैसे यहां पे एक सरफेस है, यहां पे एक बॉल आया, सपोज करो ये ऐसे ही आ गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज करो ये ऐसे आया, इसको लाता हूं मैं, समझाता हूं मैं, इसको लाया 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 लाया, ऐसे टक्कर लिया, तो इस बार पहले तुम्हें कॉमन टेंजेंट निकालना पड़ेगा, फिर तुम्हें कॉमन नॉर्मल निकालना पड़ेगा, और फिर ये है अलोंग द कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को इस u से कोई मतलब नहीं है, बल्कि इस u का ये वाला कंपोनेंट से मतलब होगा। आया बात समझ में। अगर मुझसे कोई पूछता है बताओ इस सरफेस पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, तो u नहीं है उसका आंसर, कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर u cos थीटा आंसर लिखेंगे इसका। आया मजा समझ में। ये इंपॉर्टेंट है कि जहां पे ये टक्कर लिया उस कॉन्टेक्ट सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, और उस पे ये एंगल नहीं पता है तो मानेंगे, करेंगे, कुछ भी करेंगे। मैं तो तुम्हें अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब होता है जहां पे टक्कर हुआ वहां पे टेंजेंट के नॉर्मल हमेशा अलोंग द कॉमन नॉर्मल लिया जाता है। कितना इंपॉर्टेंट था इसका वो समझो। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तुम लोगों को क्या है, ये नहीं लिखने से भी काम चल जाता, क्योंकि हमेशा हेड ऑन कोलिजन की बात करता रहता है। अगर थोड़ा सा भी एंगल दे दिया ना, अभी लगातार जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा है एंगल पे, तो तुम खत्म हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें ये समझ ही नहीं आएगा। और कांस्टेंट जेईई मेन में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंगल पे होगा तो क्या होगा। तो कभी भी नीट में आ जाएगा एक छोटा सा क्वेश्चन जो अभी दिया मैंने तुम्हें। ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता है नीट में, बताओ तुम, आ सकता है ना। और ये खूब पूछा गया है। तो यहां पे जो मैंने बताया है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द कॉमन नॉर्मल, क्या ये तुम्हें क्लियर हुआ। दूसरा चीज, अब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का 3 वैल्यू है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का 3 वैल्यू है, ई का 3 वैल्यू है। ई का वैल्यू 1 होता है, ई का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है।
तीनों को अच्छे से लिखता हूं, रुको 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 रुको। एक होता है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए E का वैल्यू 1 होता है। एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इसके लिए E का वैल्यू 0 होता है। और एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन, इसके लिए E का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। तो मैंने 3 तरीके का सरफेस बार बार बोल दिया, इसलिए सपोज करो ये मिट्टी वाला सरफेस है, ये कीचड़ वाला सरफेस है, और ये मार्बल वाला सरफेस है। रबर के बॉल को गिराया तो जितने से मार्बल वाला सरफेस पे गिरता है उतने से ऊपर आता है। मिट्टी पे गिराओगे तो जितने से गिरता है उतना हाइट तक नहीं आता। कीचड़ में गिराओगे तो वहीं फंस जाता है। जब तुम परपेंडिकुलर गिराओगे तब, और ये चीज तुरंत से समझ में आएगा तुम्हें जब तुम इस केस में इक्वेशन लगाओगे E इज इक्वल टू 0, क्या होगा देखो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। यही तो सिखाया ना, अरे अभी यही तो सिखाया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हुआ, इसीलिए v1 बराबर v2 हो जाता है, और यही कॉमन वेलोसिटी हो जाता है जो मैंने बताया था तुम्हें कि जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा, जो ये वाला सरफेस बताया है मैंने तुम्हें, इस केस में ये दोनों ब्लॉक स्टिक टुगेदर हो जाता है और ये दोनों साथ साथ चलता है सेम वेलोसिटी से। ये जितने से चल रहा है, ये जितने से चल रहा है, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये v1 बराबर v2 बराबर v कॉमन, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हुआ, जिसका मैंने पूरा ऑपरेशन तुम्हें यहां पे करके दिखा दिया कि खुद ही बोल रहा है v1 और v2 बराबर है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी बराबर है, लेकिन किधर, अलोंग द कॉमन नॉर्मल। देखते जा रहे हो क्या, तुम्हें मजा आ रहा है? हेड ऑन कोलिजन है, इसलिए ये बिना लिखे भी आंसर आता है। और यहां पे इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, E का वैल्यू 1 होगा, तो 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2। इसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर होता है इलास्टिक कोलिजन में। और इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। फ्रैक्शंस में इसका वैल्यू होता है 1/2, 2/3 एटसेट्रा। ये 1 और 0 और 1 के बीच में होता है, इन इलास्टिक कोलिजन हम बोलते हैं इसको। फिर तो ये जो टॉपिक मैंने कवर किया, इसको जब मैं यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा तो ये चीज क्लियर होगा अब हमें कि ये जितने वेलोसिटी से टकराया है उतने से ही ये वापस आएगा, क्योंकि E का वैल्यू 1 है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों बराबर होगा। तो इलास्टिक कोलिजन के केस में अगर ये U से टकराया है तो ये U से ही निकलता है। और ये दोनों बराबर कैसे होगा, क्योंकि U cos अल्फा और U cos थीटा, तो अल्फा और थीटा बराबर हो जाएगा। तो इलास्टिक कोलिजन के केस में ये जितने से टकराया है उतने से ही निकलेगा और उसी एंगल पे निकलेगा, ये हमेशा बराबर होता है। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन के केस में ये जो V है, V वो क्या होगा, E U cos थीटा बाय cos अल्फा। और कुछ चीज बताएगा तब हम ये सब चीज निकाल पाएंगे। ये है V, जाने वाला वेलोसिटी ये होगा। तो ये दोनों में कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये देखो। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू 1 होता है। अलोंग द कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर होता है। वो सामने दिख गया तुम्हें, ये लो, ये सामने दिख गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे बताओ मुझे, u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है यहाँ पे। और वही मैं बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर u cos थीटा है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी u cos थीटा ही होगा। ये कब संभव है? ये दोनों u होगा, ये दोनों बराबर होगा। और यही रे ऑप्टिक्स में होता है। रे ऑप्टिक्स में जो कॉर्पस्क्यूल्स हैं जो न्यूटन ने दिया है, जब तुम पढ़ते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जब सबसे पहले न्यूटन ने दिया था कॉर्पस्क्यूल्स के केसेस पे, कॉर्पस्क्यूल उसने बोला था पार्टिकल को, लाइट के पार्टिकल को, तो उसने बोला था ये ईथर मीडियम में इलास्टिक कोलिजन होता है। ये सब क्या क्या बोले जा रहे हो सर? रे ऑप्टिक्स में भी तुम यही पढ़ते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और वो इसीलिए क्योंकि सबसे पहले न्यूटन ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, कॉर्पस्क्यूल्स और ईथर मीडियम में जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक इन नेचर होता है। तो ये दोनों एंगल इसलिए तुम बराबर करते हो, इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा है तुम लोगों को? लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में ये एंगल डिफरेंट होगा, वेलोसिटी डिफरेंट होगा। समझ आया? अगर ये टकराया है तो E का वैल्यू होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v cos थीटा cos फाई बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसमें एंगल और ये वेलोसिटी दोनों डिफरेंट होता है, E पे डिपेंड करता है। क्लियर हो रहा है? यस सर। और ऐसे केस में अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा तो क्या होगा? वो सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो केस है बीच वाला, इस केस में अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो जाए, इस केस में अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो जाए तो क्या होगा सर? तब क्या होगा बताइए आप बताइए मुझे, थोड़ा सोचिए कि क्या होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है सर? इस केस में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? E का वैल्यू हो जाएगा 0। क्या बोलोगे इसको? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और E का वैल्यू जब 0 होगा तो जब 0 लिखोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ सर, यानी कि v cos phi 0 होगा। व्हाट डज इट मीन? अगर E का वैल्यू 0 हुआ, थोड़ा मैं अलग करके लिखता हूं जरा देखना। अगर E का वैल्यू 0 हुआ तो 0 इंटू समथिंग, तो v cos phi का वैल्यू 0 हुआ, यानी कि v cos phi नाम का चीज होगा ही नहीं इसमें। तो एक्चुअल में जब ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन करता है तो ये बॉडी ऐसे टकरा के ऐसे चला जाता है, कैरम बोर्ड की तरह। ऐसे कैरम में नहीं मारते हो ऐसे, तो यहां पे टक्कर मारता है और यहां का जो भी स्ट्राइकर से जब तुम इस ये वाला जो भी तुम्हारे पास 10 का 20 का कोई भी तुम्हारे पास ये क्या बोलते हैं उसको, डिस्क टाइप का मटेरियल है, अगर उसको तुम हिट करते हो स्ट्राइकर से तो ये इसको हिट करता है यहाँ पे, और ये टक इधर जाके तुम्हारा 20 कॉइन्स तुमको मिल जाता है। ये कहां पे क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल 0 होता है। ये कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वही होता है जो पहले था। इस कंपोनेंट को कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, यहां पे स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस में भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। कितना कॉन्सेप्ट है, देखो कितना छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, कितना छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, समझो। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के केस में ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। और ऑब्लिक कोलिजन में ये आएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा। ऐसे क्यों जाएगा? क्योंकि इस u का u cos sin थीटा को कोई चेंज करने वाला जन्म ही नहीं लिया अभी, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, सरफेस स्मूथ है। अब तुम लोगों को क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा होगा, सर स्मूथ सरफेस में भी इनइलास्टिक कोलिजन होता है क्या? यस, यही सब चीज तो समझना है। स्मूथ सरफेस पे भी परफेक्टली इनइलास्टिक होता है क्या? यस, स्मूथ सरफेस पे इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक दोनों हो सकता है। स्मूथ सरफेस पे
इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन दोनों हो सकता है। जब इनइलास्टिक होगा तो ये कुछ एंगल में जाएगा, बट इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा v का, ये वाला क्या होगा, v sin फाइ, क्या होगा, v cos फाइ, v sin फाइ। अब क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है तो इस डायरेक्शन के वेलोसिटी को कोई चेंज नहीं करेगा। किस बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूं, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल से। कितना कॉन्सेप्ट से देखो, कितना मजेदार चीज है फिजिक्स, और तुम लोग कितना मिस करते हो फिजिक्स को। इस डायरेक्शन में ये v sin फाइ u sin थीटा के बराबर होगा। क्यों सर? क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा क्या? नहीं, नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। और जब तुम इसको हीट किए इन इलास्टिक सरफेस के लिए, तो इस डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल, या इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मान लो, ऐसे कोलिजन हुआ है, ऐसे करके ऐसे, तो अलोंग द सरफेस एफ एक्सटर्नल 0 है। देखो क्या तगड़ा फिजिक्स चल रहा है भाई साहब। अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस एफ एक्सटर्नल 0 है, और अलोंग द सरफेस एफ एक्सटर्नल 0 है, इसीलिए अलोंग द सरफेस नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम है m इंटू यू साइन थीटा अलोंग द सरफेस। एफ एक्सटर्नल अलोंग द सरफेस 0 है, इसीलिए मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल अलोंग द सरफेस होगा, अलोंग द सरफेस होगा। देखो मजा आता जा रहा है। और अलोंग द सरफेस जब तुम मोमेंटम इनिशियल और मोमेंटम फाइनल को करोगे, तब तुम्हें एक जबरदस्त इक्वेशन मिलेगा। m मास मान लो, m इंटू यू साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू वी साइन फाइ। m कैंसिल हो जाएगा आउट, m कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मैं लिख सकता हूं, या लिख ही देता हूं, m u साइन थीटा इज इक्वल टू m v साइन फाइ। देखो, और अब तुम्हें 2 इक्वेशन मिला है, m खत्म। अब तुम्हें मिला v साइन फाइ इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और यहां से क्या मिला, v cos फाइ इज इक्वल टू ई यू कॉस थीटा। यहां से क्या मिला, जल्दी बताओ, v cos फाइ इज इक्वल टू ई यू कॉस थीटा, ई यू कॉस थीटा, इक्वेशन 2। यहां पे मिला इक्वेशन 1। देखो, अब तुम्हें अगर कोई बोलता कि v निकालो, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते। अगर कोई तुम्हें बोलता, अच्छा ये पेज मैंने कॉपी किया है नहीं किया है, उसी में तुम नहीं लिखना शुरू कर दिया था मैंने। हाँ सर, उसी में लिख रहे हो आप तभी से। कोई बात नहीं है, डरने की क्या बात है। इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। तो इसको कम करो इधर से, थोड़ा खिचड़ी ना पके। अरे सर, इनइलास्टिक कोलिजन में इतना फिजिक्स है क्या? यस, यही तो इंपॉर्टेंट है कि एक एक चीज तुम लोग समझते नहीं हो। फिर बोलोगे कि सर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। अरे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में जानते हो क्या? क्योंकि तुम बेसिक चीजों को कवर ही नहीं किए, उसका वर्टिकल स्टडी नहीं किए, डेप्थ में ही नहीं सीखा कॉन्सेप्ट्स को। तो कहीं भी कोई फंसा देता है तुम लोगों को फिजिक्स में, तुम घूमते रह जाते हो। अब अगर इनइलास्टिक कोलिजन के केस में कोई बोलता तुमसे कि बताओ निकलने वाला वेलोसिटी क्या होगा, तो 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो लिखो तुम यहां पे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो क्या निकल के आया, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ। वी स्क्वायर कॉमन ले लो, वी स्क्वायर को क्या करो, कॉमन ले लो। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइ
प्लस कॉस स्क्वायर फाई कितना होता है 1, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे लिखोगे इक्वल टू यू स्क्वायर और यू स्क्वायर दोनों में है कॉमन ले लो, और यहां पे लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है, ये 1 हो गया। तो फाइनली v का जो रिजल्ट है वो जगह रूट अंडर ऑफ दिस। देखो तुम्हें कितना शानदार रिजल्ट आ रहा है यहां पे। और क्या ये छोटा सा क्वेश्चन अगर पूछ देता कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है किसी सरफेस में, या इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है किसी सरफेस में, u से जा रहा है थीटा एंगल पे, बताओ कितने वेलोसिटी से निकलेगा, तो बुखार आ जाता लोगों को ये निकालने में। देख रहे हो, देख रहे हो? अगर कोई बोलेगा कि कोई एक पार्टिकल है ओब्लिक कोलिजन किया किसी सरफेस पे, अगर कोई पार्टिकल है और किसी सरफेस पे ओब्लिक कोलिजन किया, क्वेश्चन ऐसा कोई पूछता है तुमसे, मान लो ये पार्टिकल सरफेस पे ओब्लिक कोलिजन किया, ऐसे आया टकराया टकाक किसी थीटा एंगल पे, पूछेगा कितने एंगल पे गया, कितने वेलोसिटी से गया, ये दोनों निकालने को बोल दिया। अल्फा भी बताओ और वी भी बताओ। यदि इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यदि इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, इसका आंसर क्या होगा? जो अभी बताया ऊपर, ये v अभी तो निकाला, ये v का वैल्यू यही तो निकाला अभी तुरंत मैंने। देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, और रूट है तो u को बाहर कर सकते हो तुम। इस v का वैल्यू देखो कितना खतरनाक आता है, और इस v का वैल्यू तुमने निकाला है अभी। दिस v इज नथिंग बट u रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट और शानदार रिजल्ट है, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ये रिजल्ट आ सकता है। सोचा था? जल्दी बताओ, सोचा था? और इस केस में अगर मैं फिर से बोलूं तुम्हें कि ये है वेलोसिटी का नॉर्मल जो गया है, और आने वाला वेलोसिटी इधर है मान लो, तो E का डेफिनेशन अगर मैं तुमसे बोलूंगा तो तुम बोलोगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल Vn बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग कॉमन नॉर्मल Un। ये तुम्हें लिखना पड़ेगा Un। मान लो Un कितना होगा, कितना होगा? तो U से कोई टकराया है, इसको बनाने का मेरे पास बहुत बढ़िया तरीका होता है। मैं ऐसे लाइन खींचता हूं और हमेशा इसको आगे बढ़ा देता हूं, इसको U लिख देता हूं, ये नॉर्मल लिख देता हूं। देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं क्वेश्चंस को आसान तरीके से, इसको तुरंत आगे बढ़ा देता हूं। तो ये वाला एंगल हो जाता है थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाता है u cos थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाता है u sin थीटा। इधर थीटा उधर cos, उसके परपेंडिकुलर में sin। जो जाने वाला वेलोसिटी है वो मुझे पता ही नहीं है, p मान लिया। ये भी नहीं पता है, अल्फा मान लिया, पिछले में फाई माना था। तो v का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v नॉर्मल, जो हो जाएगा v cos अल्फा, और ये हो जाएगा v sin अल्फा। एक इक्वेशन हम बनाएंगे v sin अल्फा इज इक्वल टू u sin थीटा। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये तो इसीलिए होता है क्योंकि ये सरफेस स्मूथ होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को फ्रिक्शन से मतलब नहीं होता बेटा। यहां पे ये सरफेस स्मूथ है, इसीलिए अलोंग द पैरेलल टू द सरफेस there is no friction, there is no external force, so the momentum along the
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कंजर्व्ड, उससे एक इक्वेशन निकलेगा v sin अल्फा इज इक्वल टू u sin थीटा। और यहां पे क्या होगा, v नॉर्मल, सीधा भी तुम लिख सकते हो v नॉर्मल इज नथिंग बट v नॉर्मल बाय u नॉर्मल। u नॉर्मल कितना है, u cos थीटा। तो u cos थीटा, तो कभी डायरेक्ट मुझे v नॉर्मल निकालना हो तो सिंपली मैं eu cos थीटा लिखूंगा। और यही तो अभी तुरंत सिखाया भी था तुम्हें यार मैं, ऊपर वाला वेलोसिटी जो होता है e टाइम्स ये वाला वेलोसिटी होता है, यही तो अभी तुरंत सिखाया। ये देखो, ये देखो यहाँ पे टकराने वाला वेलोसिटी है √2gh, तो ऊपर वाला वेलोसिटी e इंटू √2gh। कंपोनेंट ब्रेक कर दिया यहाँ पे, और क्या किया, कुछ भी नहीं। कंपोनेंट ब्रेक कर दिया यहाँ पे, और क्या किया, कुछ भी नहीं। तो दिस इनइलास्टिक कोलिजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इनइलास्टिक कोलिजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला चीज जो मैंने तुम्हें ऊपर में सिखाया ना, इनइलास्टिक कोलिजन का फिजिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक का नीचे है इसलिए हटा दे रहा हूं, तुम लोगों को नोट्स वोट्स बनाने में अच्छा लगेगा, थोड़ा फ्रेश फ्रेश दिखेगा, बस और कुछ नहीं। क्या तुम समझ पाए फिजिक्स को? और क्या तुम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर डायरेक्ट अलोंग द कॉमन नॉर्मल है, हेड ऑन है, तो तुमके कोई दिक्कत आया नहीं आज तक। कॉमन नॉर्मल का इंपॉर्टेंस तुम समझ नहीं पाए, किताब वालों ने बताया नहीं तुम्हें, टीचर ने तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि वो हमेशा कॉमन नॉर्मल वाला ही खेल खेल रहा था। लेकिन जब एंगल पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे देंगे तो दिमाग की दही हो जाएगी, और फिर कॉमन नॉर्मल ही याद आएगा। और तब तुम्हें याद आएगा सर ने क्यों लिखा था अलोंग द कॉमन नॉर्मल, क्योंकि जब ये टकराएगा तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये लेंगे इस सरफेस का परपेंडिकुलर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये लेंगे इस सरफेस का परपेंडिकुलर। और इनइलास्टिक कोलिजन में देखो, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में मैं बार बार कल क्यों बोल रहा था कि अगर हेड ऑन कोलिजन है तब ही स्टिक टुगेदर होगा। स्टिक टुगेदर तब होगा जब हेड ऑन कोलिजन है, क्योंकि अलोंग द कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी बराबर हो जाता है, कोई भी सेपरेशन वेलोसिटी नहीं होता इसका, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू 0 होता है। ई का वैल्यू 0 होता है। ई का वैल्यू 0 अगर है तो तुम क्या लिखोगे, ई का वैल्यू 0 अगर है तो यहां से क्या इक्वेशन लिखोगे, ई इज इक्वल टू वी सेप बाय वी एफ अलोंग द कॉमन नॉर्मल। इस बार कॉमन नॉर्मल ही है सारा खेल, तो तुम्हें दिक्कत ही नहीं आया। जब ई का वैल्यू 0 रखा तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कुछ मिला ही नहीं, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से मल्टीप्लाई हुआ तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हुआ। सेपरेशन 0 है मतलब ये सेपरेट हुआ ही नहीं, इसीलिए हम बोलते हैं बॉडी स्टिक टुगेदर हुआ। बट ये बढ़िया लाइन तब है जब ये क्लियरली स्पेसिफाई हो कि ये 1D कोलिजन है। 2D में ऐसा नहीं होता। क्या 2D में ये स्टिक टुगेदर हुआ है? देखो तो बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या 2D में स्टिक टुगेदर हुआ है? नहीं सर। कैसे पता? अभी जो दिया था एग्जांपल मैंने यहां पे, ये लो, ई का वैल्यू 0 है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, लेकिन जब तुम स्टैगर से हिट करते हो टक, इसका ये वाला वेलोसिटी को दुनिया की कोई ताकत चेंज नहीं होती है। क्या ये स्टैगर और तुम्हारा जो बोर्ड पे जो छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं, जो भी डिस्क की तरह, क्या बोलते हैं उसको यार, तो अभी से भूल ही जा रहा हूं, यहां पे जब हिट करते हो तो ये तो चिपक जाता, या चिपका है? नहीं, ये स्टैगर यहीं पे रुक जाता है और ये खड़ाक यहां पे चला जाता है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का बेस्ट एग्जांपल है 2D में, रियल लाइफ में जो तुम करते हो कैरम बोर्ड के साथ। कितने लोगों ने ये हिट देखा है बताओ मुझे? मैं तो ये शॉट बहुत लेता था। मैं तो कॉलेज में भी फाइनल यूनिवर्सिटी लेवल पे खेलता था फाइनल गेम अपने हाउस से, तो वहां पे ऐसे गेम्स, ऐसे शॉट बहुत मजेदार तरीके से विन कराता था। यहाँ पे थोड़ा गैप होना चाहिए इसके लिए, तब बढ़िया शॉट से घुसता है इधर। देखो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, ये यहीं पे रुक जाता है, इसका सेपरेशन वेलोसिटी कुछ नहीं होता, और अलोंग द कॉमन नॉर्मल ये इसका जितना वेलोसिटी होता है उतना ही इसे दे देता है। ये दोनों मास अगर बराबर हो तो ये एकदम रुक जाता है और ये चला जाता है,
और अगर ये दोनों मास बराबर नहीं होता है तो ये थोड़ा सा चलता भी है। समटाइम्स देखते होगे तुम, स्ट्राइगर भी चला जाता है इसके साथ साथ, वो डिफरेंट मास होता है इसीलिए। अरे भाई साहब क्या जबरदस्त फिजिक्स होता है। यस, मजा आया तुम्हें कि नहीं बताओ मुझे, मस्त वाला। तो ये कहानी जो है इनइलास्टिक कोलिजन का था, यहां पे बच्चा फंसता है आके, जब वो रट्टा मार लेता है ना स्टिक टुगेदर, और मैं यहां फंसाता हूं, देखो स्टिक टुगेदर है ही नहीं, क्या ये परफेक्टली इनइलास्टिक है? हाँ, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन 1D में अलोंग द कॉमन नॉर्मल सेपरेशन नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं है कि वो चिपक जाएगा, इधर नहीं गया वो, देख रहे हो यहीं पे रुका हुआ है, इधर नहीं गया। कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी v cos अल्फा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है अलोंग द कॉमन नॉर्मल वो 0 है यार। सही बात बोल रहे हो सर आप, ये 0 है वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल, लेकिन स्टिक टुगेदर नहीं होता। 1D में होता है, हम बोलते हैं क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन होता है। तो काफी एलिबरेट किया हूं इस चीज को, आई होप कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नो द पॉइंट इज, मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं इनइलास्टिक कोलिजन को पूरा तरीके से समझा देना। तो सपोज करो कि मेरे पास यहां पे एक m1 मास का बॉडी है और ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, सॉरी पहला वेलोसिटी है u1 से, ये m2 मास का है और ये u2 से, ये ड्यूरिंग द कोलिजन है। और यहां पे ये दोनों टक्कर मारा, ये v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है, लेकिन ये इनइलास्टिक कोलिजन है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, और e का वैल्यू जो है यहां पे 0 और 1 के बीच में है, e इज बिटवीन 0 1। तो पहला इक्वेशन तो फिर से बनेगा, कौन सा जल्दी से बता दो सर। इस केस में भी मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल चलेगा, बोलो हाँ या ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब सिखा रहा हूं यार तुम लोगों को, ये सब चीज तुम सीखोगे ना तभी तो मजा आएगा फिजिक्स का, तभी फील आएगा फिजिक्स का, हाँ यार कुछ सीखा है जीवन में। तो एमसीपी दौड़ेगा, क्योंकि एमसीपी को मतलब इस बात से नहीं है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है या एनर्जी लॉस हुआ या कुछ हुआ या नहीं हुआ, उसको इस बात से मतलब है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कि ये वी शेप और वी एफ का रेशियो क्या है। डिफॉर्मेशन जो बॉडी होता है ना, उसका इंपल्स क्या है। तो सिंपली तुम ऐसा समझो, सेपरेशन और अप्रोच का रेशियो क्या, वो डिसाइड करता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को। लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल एफ एक्सटर्नल से है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल 0 है, इसीलिए एक्स डायरेक्शन का इनिशियल मोमेंटम और एक्स डायरेक्शन का फाइनल मोमेंटम दोनों बराबर होगा। और यहां पे इनिशियल मोमेंटम का इक्वेशन आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2। इस बार भी हमारा मकसद वही है, v1 और v2 निकालना। लेकिन इस बार एमईसीपी तो नहीं चलेगा सर, ये सिखा भी दिया मैंने तुम्हें, क्योंकि लॉस होता है एनर्जी का, यहां पे एमईसीपी नहीं चलेगा। तो फिर क्या चलेगा, ई का डेफिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1। ये लिख दूं या तुम्हें याद हो गया ई का? ई क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बुक में ये भी लिखा रहता है हेड ऑन कोलिजन के केस में, 1D कोलिजन के केस में, 1D के केस में, है कि नहीं, इसको हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हो। तो यहां पे कॉमन नॉर्मल का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यहां कॉमन नॉर्मल में ही वेलोसिटी होता है सारा। लेकिन ओब्लिक में बिना कॉमन नॉर्मल के पक्का निपटता है बच्चा। और वो एक बार क्वेश्चन आया भी था जी एडवांस में, बच्चा हिलता है वहीं पे स्टिक टुगेदर वाले में। अब तुम्हें मजा आया? तो जितने मास्टर सब स्टिक टुगेदर वर्ड रट्टा मरवाता है ना तुम लोगों को, इनइलास्टिक कोलिजन है चिपक जाएगा, उसने कभी ऐसे क्वेश्चन को भेंट ही नहीं किया होता है। सच्चाई ये है, उसे ये क्वेश्चन ही नहीं मिला होता है, उसे पता ही नहीं होता है कि स्टिक टुगेदर नहीं होगा। यहाँ पे ऑब्लिक कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक में ये दोनों नहीं चिपकेगा। इसका ये वाला वेलोसिटी होता है, ये वाला वेलोसिटी 0 होता है। कितना शानदार क्वेश्चन है, देखो जेई में एक बार आया भी है ये क्वेश्चन। तो ये है इंपॉर्टेंस, तुम्हें अगर सही चीज नॉलेज होगा तो तुम्हें मजा आएगा। 1D 2D बिना कॉमन नॉर्मल वगैरह देखना, कितने सारे टीचर्स खूब अपने आप को स्टार बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन
वो कभी इस बात पे जिक्र नहीं करेगा कि अलोंग द कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है, क्योंकि वो ये क्वेश्चन ना करवाता है ना भेंट हुआ है उनको। जिस दिन ये क्वेश्चन भेंट होगा तो वो पहले गलत करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे, फिर याद आएगा ओ भाई साहब ये तो गलत हो गया। समझ आया कि नहीं आया? तो तुम्हें सही इंफॉर्मेशन मिलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो स्टिक टुगेदर वाला खेल कुछ नहीं होता है, अलोंग द कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी 0 होता है, ये याद रखना है सेपरेशन वाला। नाउ द पॉइंट इज, तो दूसरा इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो u1 इज ग्रेटर देन u2 होगा, तभी सर ये वाला होगा अप्रोच वाला u1 माइनस u2। तो यहां से हम v2 माइनस v1 को क्या लिखेंगे, जल्दी से देखो, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू eu1 माइनस eu2। तो यहां से अब मुझे दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, v2 v1 v2 v1 निकल जाएगा। तो v2 का वैल्यू यहां से उठाओ और क्या हो जाएगा, v1 प्लस eu1 माइनस eu2, और इन दोनों को सॉल्व करो घर जाके। क्या करोगे, v2 का वैल्यू उठा के इसमें रखोगे। जैसे ही v2 का वैल्यू उठा के इसमें रखोगे तो m2 v1 m2 eu1 m2 eu2 और सिंपली सॉल्व होगा। तो जो सॉल्व होगा वो मैं लिखना पसंद करूंगा, तो मैं लिखना पसंद करूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये सिंपली सॉल्व कर देते हैं, लेकिन काफी देर इलेबोरेट किया है पीछे, तो इसीलिए टाइम बचा रहा हूं बस। ये v2 का वैल्यू उठा के जैसे यहां रखोगे ना, v1 निकलेगा। क्या निकलेगा, v1 जो अभी तुरंत पढ़ाया है वही निकलेगा। क्या पढ़ाया है बताओ मुझे, इलास्टिक कोलिजन में क्या पढ़ाया बताओ, क्या पढ़ाया जल्दी बताओ। पहला है तो पहले में दूसरे को घटाओ, और पहला है तो पहले को लिखो, नीचे में तो m1 प्लस m2 होता है। पहला का काम खत्म तो दूसरा आएगा, दूसरा का मतलब मेरा m2 u2 से था, और यहां पे टोटल मास। अब इसमें एक चीज होता है, क्योंकि यहां पे सारा खेल ई के टर्म में है, देखो तो ई तो आएगा ना, ई तो आएगा ना, ई आएगा यहां पे और ई आएगा यहां पे, ये दो जगह ई आता है। v2 क्या आता है, v2 कैसे आएगा, v1 निकाल लिया, v1 का वैल्यू रख दोगे तो v2 निकल जाएगा। या यहां से अभी v1 को इधर किया तो v2 निकल v1 निकला, और इस बार v1 को इधर करके इसको इधर कर दोगे तो v1 का वैल्यू उठा के रखोगे तो v2 निकलेगा। सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना है। तो यहां से v2 का वैल्यू भी ऐसे ही निकलेगा। तो क्या निकलेगा, दूसरा है तो दूसरे में पहले को घटाओ, दूसरा है तो दूसरा लिखो, और डिवाइडेड बाय टोटल सम लिखो, और यहां पे 1 प्लस ई इसमें भी होगा, और यहां पे दूसरा खत्म हो गया तो पहला का खेल खेलो। कितना मजा आया बताओ मुझे, क्या ये भी याद हो गया तुम्हें? इनइलास्टिक कोलिजन का भी फॉर्मूला याद कर लिया क्या तुमने, जल्दी बताओ। दो जगह ई का कॉन्सेप्ट है, यहां 2 होता था, यहां 1 प्लस ई है, और इससे मैं कोई भी निकाल के रख दूंगा। इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों इसी से निकालूंगा मैं, देखना अभी तुरंत। इलास्टिक का फॉर्मूला क्या था, इलास्टिक का, ये तो हो गया इनइलास्टिक कोलिजन का, ये किसका हो गया, इनइलास्टिक कोलिजन का, इसमें ई का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है ना। तो अगर मैं बोलूं इसी से इलास्टिक बनाओ तो क्या बोलोगे तुम, इलास्टिक के लिए ई का वैल्यू 1, तो 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2, और 1 रखोगे तो वही, 1 रखोगे तो वही, और 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 2। बोलो मजा आया क्या तुम्हें? अरे वाह सर, वाह वाह वाह, तालियां तालियां तालियां। v1 निकालना है तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2, वहां पे क्या m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हो जाएगा v1, और v2 क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2, दूसरा m1 u1 बाय m1 प्लस m2। बोलो मस्त वाला मजा आ गया तो आग और दिल बरसा दो।
मस्त वाला मजा आया तो आग और दिल बरसा दो। तो ये पूरा गेम है ऑन बेटा। अब तूने V1 निकाल लिया, V2 निकाल लिया, तो इस केस में मैंने बार बार बोला है कि देयर इज अ एनर्जी ऑफ लॉस। बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी वी आर नॉट एबल टू अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, क्योंकि यहां पे क्या हुआ था, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन है कितना लॉस ऑफ एनर्जी हुआ इसमें, क्वेश्चन पूछा जाता है कितना लॉस ऑफ एनर्जी हुआ इस प्रोसेस में। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि इस प्रोसेस में लॉस ऑफ एनर्जी बताओ, तो लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस कब होता है, कैसे कैलकुलेट करते हो तुम अपना लॉस, बिजनेस कर रहे हो तुम, लॉस कैसे कैलकुलेट करते हो, कितना तुमने लगाया था कितना निकला। तो इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगा तभी लॉस होता है। तो इनिशियल एनर्जी डेल्टा, हीट लॉस इसको जनरली बोलते हैं, लॉस को डेल्टा एच से डिनोट करते हैं, हीट में चला गया ऐसे लोग बोलती है दुनिया। तो इनिशियल एनर्जी में फाइनल एनर्जी को घटा देते हैं सर। इनिशियल एनर्जी कितना है बताओ मुझे, तो डेल्टा एच जो इस केस का है, इनिशियल एनर्जी होगा हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी क्या है जल्दी बताओ, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। तो ये v1 और v2 का स्क्वायर करो, इतना लंबा कैलकुलेशन, फिर रिजल्ट आता है, वो याद रखना, इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आता है लॉस पे डायरेक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लॉस पे, डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन लॉस पे आता है। अरे ये v1 और v2 लिखा हुआ है, गलती मत कर देना। तो लॉस जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे, ये महान द ग्रेट फॉर्मूला का वैल्यू रख के, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है वो लिख देता हूं मैं। रिजल्ट आता है बहुत आसान। अगर तुमने मेरे से न्यूटन्स लॉ पढ़ा है तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था हाफ म्यू। म्यू क्या होता है जल्दी से बताओ, फटाफट से, कौन बच्चा सबसे पहले कमेंट किया जरूर लिखो। सर म्यू होता है रिड्यूस्ड मास, m1 m2 बाय m1 प्लस m2, यही होता है सर म्यू। हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, क्या होता है जल्दी बताओ, हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। वी रिलेटिव क्या होता है जल्दी से बताओ, वी रिलेटिव क्या होता है जल्दी से बताओ, वी रिलेटिव क्या होता है वो भी लिखो यहां पे। वी रिलेटिव होता है, वी क्यों लिख रहे हो तुम, यू लिखो ना, वी क्यों लिखोगे तुम, यू लिखो, क्योंकि तुम वी थोड़ी निकाल रहे हो यार। ये क्यों हो रहा है ऐसा, तुम वी थोड़ी निकाल रहे हो यार। नहीं सर हम वी नहीं निकाल रहे, हमारे पास तो यू 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 है, v1 v2 तो यू के टर्म में है ना मेरे दोस्त, यू के टर्म में है ना मेरे दोस्त, फॉर्मूला में सिर्फ यू आएगा। तो हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव लिखो, यू रिलेटिव, यू रिलेटिव, यू रिलेटिव क्या होगा, u1 माइनस u2, और यू रिलेटिव का होल स्क्वायर है इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बोलो मस्त वाला समझ आया क्या यार। बहुत देर से ना मेरा खाना पड़ा होगा, एक सेकेंड लूंगा तुम लोगों का, रुको। तो यहां पे देखो, तो हीट लॉस इस केस में हाफ म्यू यू रिलेटिव का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर है। आसान बनाया मैंने तुम्हारे लिए फॉर्मूला। अगर इसको पूरा इलिबरेट करके लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, हाफ, यहां पे लिख दो डेल्टा एच, क्या निकाल रहे हो डेल्टा एच, क्या लिखोगे, हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2। और क्योंकि ये u रिलेटिव वेक्टर के टर्म में हम हमेशा लिखते हैं, तो u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक, और इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। दिस इज द टोटल हीट लॉस इन द केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। कौन सा, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन।
मजा आया? और इससे ये जबरदस्त दो फॉर्मूला एकदम याद रखना है भैया। अब E का वैल्यू जब 0 रखोगे तब क्या निकल के आएगा सर? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और इस केस में ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से जाता है, क्योंकि v1 और v2 दोनों बराबर होता है। ये यहां से दिखा दिया, क्योंकि सेपरेट ही नहीं होता है अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो m1 जा रहा है u1 से, m2 जा रहा है u2 से। तो पहला तो mcp देता है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो ये इक्वेशन क्या बनाएगा जल्दी बताओ? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। एंड v1 और v2 दोनों किसके बराबर है? vc के। क्योंकि v1 बराबर v2 बराबर vc है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू vc। और रीजन क्या है वो सामने दिखा रहा हूं मैं, कि v1 v2 vc के बराबर होगा, क्योंकि सेपरेशन नहीं होता E इज इक्वल टू 0 के केस में। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होता है, यानी कि दोनों सेम वेलोसिटी से चलता है। बोथ द पार्टिकल आफ्टर कोलिजन मूव्स विद द सेम वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल। लिख भी सकते हो, बोथ द पार्टिकल मूव विद सेम वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और अलोंग कॉमन नॉर्मल अंडरस्टूड है। बोलो मजा आया? तो यहां से जब तुम फाइनल वेलोसिटी निकालते हो तो ये कल भी बताया था कि m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये भी निकल गया तुम्हारा। इसमें डायरेक्ट mcp से ही आंसर निकल जाता है। और इस केस में स्टिक टुगेदर बोलेंगे, लेकिन बोलने से पहले खोपड़ी में समझ में आना चाहिए 1D है, 1D कोलिजन है, 2D वाला ऑब्लिक कोलिजन का गेम यहां पे नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इस केस में मैक्सिमम हीट लॉस होता है, क्योंकि बॉडी जब यहां पे डिस्टॉर्ट होता है, ये ऐसे आया, ये चिपका, ये चिपकने वाला शेप रिगेन कभी करता ही नहीं है, ऐसे चिपका और चिपकता ही रहता है। ऐसे देखो, ऐसे आया चिपका, देखो देख रहे हो यहाँ पे ऐसे ही है। तो ये एनर्जी इसमें और इसमें लॉस कर जाता है, और आवाज भी आता है, डिस्टॉर्शन होता है बॉडी का, तो वहां पे एनर्जी का लॉस होता है। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के केस में मैक्सिमम लॉस होता है। कितना लॉस होता है सर? मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी। तो अगर कोई पूछता है कि मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी किस कोलिजन में होता है, आंसर क्या है उसका? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में होता है, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 0 होता है। और इस केस में अगर कोई निकालना चाहे डेल्टा एच, तो इस बार भी क्या होगा जल्दी बताओ? इस बार भी अगर लॉस निकालना चाहे तो क्या होगा? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो इस केस में क्या होगा? हाफ m1 u1 स्क्वायर। अरे बोलो, अरे समझ आ रहा है ही नहीं आ रहा है? दूसरा बताओ, हाफ m2 u2 स्क्वायर और माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v कॉमन का होल स्क्वायर, जो अभी सिखाया है पीछे। बोलो, अब v कॉमन का वैल्यू रखोगे तो ये भी लफड़ा वाला सॉल्यूशन आएगा। इसका क्या रिजल्ट आएगा वो भी ध्यान रखो, ये भी वही है, हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव का होल स्क्वायर। वैसे भी तुम देख सकते हो कि E का वैल्यू इसमें जब 0 रखोगे तो यही आ जाएगा। E का वैल्यू 0 होता है परफेक्ट इनइलास्टिक के लिए। और E का वैल्यू जब 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग इज 0। इसीलिए इलास्टिक कोलिजन में कोई लॉस नहीं होता। इलास्टिक कोलिजन में डेल्टा H जो है वो 0 होता है। बोलो
बोलो मजा आया क्या? जबकि यहां पे देयर इज अ हीट लॉस, डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0, होता है लॉस, देयर इज अ हीट लॉस, डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0। क्या होता है? हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू दैट्स इट। और यहां पे क्या होता है? हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस c स्क्वायर। तो एवरीवेयर एवरीथिंग तुम्हारे दिमाग के एकदम ब्लड सेल में घुस जाना चाहिए। ये सब कॉन्सेप्ट, कॉमन नॉर्मल, कैसे ओब्लिक कोलिजन में इनइलास्टिक कोलिजन का खेल खेला मैंने, किस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी निकाला एंड ऑल, ये सब कुछ तुम्हें एकदम पता होना चाहिए मेरे दोस्त। एक एक चीज, एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे एंगल? ये वाला निकालना है एंगल, मान लो, कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, निकालो इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा भी तो निकालना था। तो ये से इस ट्रायंगल में tan थीटा लिख देता हूं मैं, tan थीटा। tan थीटा क्या होगा? P बाय B, P मतलब ये वाला कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हमेशा सेम होगा। V sin अल्फा का वैल्यू U sin थीटा के बराबर होगा, लिख लो, V sin अल्फा इज इक्वल टू U sin थीटा, ये तो होगा। तो ये वाला वेलोसिटी V sin अल्फा U sin थीटा के बराबर होगा। तो अगर मैं यहां पे लिखूं tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या लिखोगे? P बाई B, P क्या है? ये वाला, ये कितना है? V sin अल्फा, और B क्या है? ये वाला, ये क्या होगा? V cos अल्फा, लिखो V cos अल्फा। अब V cos अल्फा जो है वही ये है, अरे यही तो है, V cos अल्फा बाय U cos थीटा, V नॉर्मल यही तो था, V cos अल्फा। तो V cos अल्फा का वैल्यू कितना है? जल्दी बताओ। V cos अल्फा का वैल्यू है EU cos थीटा, तो लिखो इसके बदले EU cos थीटा डिवाइडेड बाय, कुछ गलत किया क्या मैंने? tan थीटा P बाय B, P कितना है? ये वाला, ये कितना है? V sin थीटा, तो V sin अल्फा है U sin थीटा के बराबर। तो V sin अल्फा के बदले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? U sin थीटा डिवाइडेड बाय, क्या है नीचे? V cos थीटा। V cos थीटा का वैल्यू कितना है? V cos थीटा, V cos थीटा का वैल्यू कितना है? तो ये वाला चीज है V cos थीटा। कुछ गलत कर रहा हूं क्या यार मैं? हाँ गलत कर रहे हो सर आप, अल्फा लिखो, अल्फा लिखो, अल्फा, अल्फा, क्योंकि tan अल्फा निकालना है तो V cos अल्फा और V sin अल्फा लिख ही देता हूं मैं, V sin अल्फा, sin अल्फा, और ये वाला लिख ही देता हूं मैं V cos अल्फा। तो tan थीटा लिखा होगा क्या होगा? P बाय B, P कितना है? V sin अल्फा, B कितना है? V cos अल्फा, V sin अल्फा, V cos अल्फा। अब सही है। अब ये V sin अल्फा U sin थीटा के बराबर है, क्योंकि x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व है, सरफेस स्मूथ है इसलिए। और Vn जो है V cos अल्फा वो EU cos थीटा के बराबर है, तो यहां पे इसके बदले लिखेंगे हम EU cos थीटा। ये है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और अब U और U खत्म, साइन बाय cos tan, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सीधा जेईई मेन में पूछा था, tan थीटा बाय E। ये जो tan अल्फा होता है जो tan थीटा के बराबर नहीं होता है इनइलास्टिक कोलिजन में, जहां कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E होता है, वो कितना होता है? tan थीटा बाय E होता है। देखो कितना मजेदार चीज सब सिखाया जा रहा हूं। tan अल्फा कितना होता है? tan थीटा बाय E, यानी कि पहले से जो एंगल है वो एंगल इसके बराबर नहीं होता है, वो मैंने प्रूफ कर दिया है। तो ये जो मैं बताया जा रहा था कि इनइलास्टिक कोलिजन में ये डिफरेंट वेलोसिटी से जाता है, डिफरेंट एंगल पे जाता है, तो वेलोसिटी भी निकाल के दिखा दिया मैंने और एंगल भी। और जब E का वैल्यू 1 देखोगे तो वही निकल गया। देखो E का वैल्यू 1 रखो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 1 का रूट 1 हो गया, U स्क्वायर U हो गया, V का वैल्यू U के बराबर है। यानी कि इलास्टिक कोलिजन में
जितने वेलोसिटी से ऑब्लिकली जाता है उतने से निकलता है। ये प्रूव भी कर दिया मैंने तुरंत इसी कॉन्सेप्ट से, जब ई का वैल्यू इसमें 1 रख दिया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 1 इंटू यू स्क्वायर ये हो गया, और बी का वैल्यू यू के बराबर हो गया। यानी कि इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताओ। इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू 1 होगा। जिस स्पीड से ये टकराया उसी स्पीड से निकलेगा, जिस एंगल पे कोलाइड हुआ उसी एंगल पे निकलेगा। मस्त मजा आया क्या, पूरा फील आया क्या कॉन्सेप्चुअली। तो भाई साहब ये सारा कॉन्सेप्ट्स को तुम दिमाग में रख लो। एक सेशन तो कंप्लीट न्यूमेरिकल अब चाहिए यार मेरे को, तो ये सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल चाहिए। अब कल करेंगे, बहुत हो गया। तो कल का सेशन सिर्फ न्यूमेरिकल, सब कुछ पढ़ा दिया मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे, बाकी जगह सारे धुआंधार न्यूमेरिकल करेंगे। तो अच्छे से इस पे नोट्स बनाना, सारे कॉन्सेप्ट को समझना, एक बार नहीं तो 2 बार देख लेना, लेकिन ये बहुत मजेदार होगा। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, आप लोग अपना एफर्ट दीजिए, पे कीजिए। मैं भी जान लगा रखा हूं आपको इंडिया का बेस्ट कंटेंट की मैंने गारंटी दी है, वो बिल्कुल मैं एकदम अपने अंतिम क्षण तक निभाऊंगा, और आप लोगों को जो मैंने बोला वो पूरा करूंगा। मुझे थोड़ा सा जाना भी है दर्श, और दर्श की मम्मी को लाने के लिए। हो सकता है 1-2 दिन क्लास का थोड़ा दिक्कत हो, तो तुम लोग वरीड मत होना कि सर क्या हुआ, फिर से क्लास क्यों खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, आई विल ट्राई कि एक तो रिकॉर्डिंग हो पाए, बट हो सकता है 1-2 दिन तुम्हारा लेक्चर्स ना आए, लेकिन उसके बाद फिर दिवाली सब लगातार चलता रहेगा। ठीक है, घर में बहुत सारे इंसिडेंट्स हो गए हैं अभी बीच में, लेकिन उतना सब चीज़ मैं शेयर नहीं करना चाहता। ठीक है ना तुम लोगों को। तो हमें कुछ फंक्शंस में भी अटेंड करना पड़ता है, मेजर होता है वो सब। तो थैंक यू सो मच बच्चा लोग, आप लोग इसी तरीके से शेयर करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और आप लोगों को रत्ती भर भी टेंशन नहीं लेना है। आपका जिम्मेदारी अगर फिजिक्स 180 का मैंने लिया है तो आई विल फुलफिल इट। तो 4 दिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी के हाथ में नहीं रहता, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं, और आप लोग भी जानते हैं मैं अभी कहीं जॉब नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो आप लोग को ही तो पढ़ाना है, क्या करना है मुझे जीवन में। तो मस्त रहिए, आपको पूरा कंप्लीट करेंगे। और इतना 7 महीने से लगा हुआ हूँ, 8वां महीना है, तो फिर 3-4-5 महीने तो करूँगा ही ना यार, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, और उसके बाद भी नहीं जाऊँगा। मस्त रहो तुम लोग, बस उतने दिनों में थोड़ा रिवीजन करना। दिवाली वाला छुट्टी मैं नहीं दे रहा, छठ वाला छुट्टी नहीं दे रहा, उसमें पूरा करेंगे हम लोग पूरा। ठीक है, वैसे भी छठ नहीं मनने वाला है घर में हमारे, तो इस बार यहीं हैं, आपके साथ हैं, बीच में हैं, और दिन रात मेहनत करेंगे। सैटरडे संडे सब होगा, लेकिन अभी मैं कल निकलूँगा, तो शायद उसके बाद 1 दिन, और 1 दिन मंडे का लेक्चर शायद नहीं आएगा। ठीक है, और हो सकता है मैं रिकॉर्ड कर लूँ तो हो जाएगा। थैंक यू, लव यू, बाय बच्चा लोग, मिलते हैं एक और सेशन में, तब तक के लिए बाय।